This call is जो now हमारे being recorded. डीएनए का फ्रेगमेंट्स था उसको एम्पलीफाई किया। जो फॉर्मूला है नीट में आता है, हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन 5 साइकिल ऑफ पीसीआर, 6 साइकिल ऑफ पीसीआर, 7 साइकिल ऑफ पीसीआर। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। जितने भी साइकिल बोलिए, फिफ्थ 5 साइकिल बोलिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बोलिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसे ही फॉलो यूज करना है। अगर 30 साइकिल बोलिए तो सीधा उसमें कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा 1 बिलियन लिख देना है। ओके, डन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। सो पीसीआर एम्पलीफाइज अवर डीएनए फ्रैगमेंट। नाउ अब हमारे पास बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हो गए हैं। अब हमें उसको ट्रांसफर करना है होस्ट में। यहाँ पे होस्ट जो है बेसिकली बैक्टीरिया है, बट होस्ट कैन बी एनी प्लांट, एनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे विल टॉक अबाउट बैक्टीरिया। अब ट्रांसफर करने के दो चीज़ें हैं। या तो डायरेक्टली आप मान लो ये बैक्टीरिया है और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप एक प्रोसेस से डायरेक्टली इंटर कर दो, या तो दूसरा टेक्निक है किसी और सब्सटेंस के अंदर उसको भर के फिर उसको इंसर्ट करो। तो जो पहली टेक्निक है उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, और जो दूसरी टेक्निक है उसको हम इनडायरेक्ट टेक्निक बोलते हैं। ओके, ट्रांसफरिंग द GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, टू द होस्ट, इट इन्वॉल्व्स टू मेथड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ डायरेक्ट मेथड्स की बात करें, I guess we have discussed direct and indirect method. Indirect, it is divalent cation method, ballistic and gene gun, heat shock and micro injection, and in indirect it is vector. Now for divalent cation method, host is made competent to take the gene of interest. जो हमारा host है वो competent हम उसको बनाते हैं to take the host. I guess we have discussed this. Yes, we have discussed this. Vectors, डायरेक्ट टेक्निक्स में हमने देखा था माइक्रो इंजेक्शन, हीट शॉक, एंड इनडायरेक्ट में वेक्टर्स। वेक्टर्स वो मीडियम होते हैं सर्कुलर डीएनए जो जीन ट्रांसफर में काम आते हैं। तो हमने उसका एग्जांपल देखा था, जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया, उसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया एंड देन उसको ट्रैवल किया होस्ट में। ओके, तो वेक्टर अगर हमें एनिमल के लिए चाहिए होगा तो डीसा रेट्रोवायरस, वेक्टर हमें बैक्टीरिया के लिए चाहिए होगा तो प्लाज्मिड। आइडियल प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। और हमने एक सिंथेटिक वेक्टर देखा था जिसका नाम है PBR 322। इन दैट P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड फॉर बोलीवर एंड R स्टैंड फॉर रॉड्रिक्स। बोलीवर एंड रॉड्रिक्स वर द साइंटिस्ट हु prepared this vector, and 322 is the lab number जिस नाम का वेक्टर या जिस नंबर का वेक्टर उन्होंने डिस्कवर किया था। एक और वेक्टर का नाम है PUC8 वेक्टर। आप देख सकते हैं वो सिमिलर है, उसमें एम्फिसिली रीजन सेम है, सिर्फ उसमें एक्स रीजन में मल्टीपल मल्टीपल साइट्स हैं। एक और वन, हिंद 2, हिंद 3, बैम, सेल। ओके, एक्स गैल बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन एक्स्ट्रा होता है जो ब्लू कलर देता है। नाउ वेक्टर एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर को हम कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ है कि नहीं वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। Vector as a selectable marker, it helps it to differentiate between transformants and non-transformants। ये पहले आपको पता होना चाहिए transformants and non-transformants क्या है। Transformants are basically जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है, एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। हाउ इट वर्क्स हमने देखा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है GOI, उसको हमने वेक्टर के अंदर डाला।
अगर वो वेक्टर में सही सलामत पहुंच गया हम उसे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा वेक्टर में नहीं गया उसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के जाने की प्रोबेबिलिटी 3 होगी होस्ट के अंदर। एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया तो क्या होगा, उसको ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलेंगे। जिस बैक्टीरिया में जाएगा उसको होस्ट बोलेंगे। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जाएगा ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलेंगे। वेक्टर अंदर जाना इस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अगर रिकॉम्बिनेंट गया हो वेक्टर तो उसको ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलेंगे। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर गया है मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर गया है तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट। और अगर दोनों भी नहीं गए हैं तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, नाउ आप देख रहे हो जैसे ही हमने दोनों वेक्टर्स को होस्ट में कल्टीवेट किया तो हमारे पास 3 कॉलोनीज बन रही हैं ऐसी, टीआर, टीएनआर एंड एनटीएनआर। तो बैक्टीरिया ऐसे पेट्री डिश में कॉलोनी बनाता है। इस पेट्री डिश में 3 कॉलोनी है ABC। मैंने उसका एक रेप्लिका बनाया पेपर में। इसका मैंने नाम दिया कोलो क्लोन्ड कॉलोनी। हमने उसकी क्लोनिंग की और फिर इस क्लोन्ड कॉलोनी को हमने 2 मीडियम में डाला। जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने एम्फिसिलिन में डाला है तो हमें सबसे पहले पेपर को देखो, अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन से में इंसर्ट किया हो, मान लो मैंने यहाँ पे वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन के अंदर डाला, जैसे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के अंदर अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है तो मीडिया को हमेशा ऑपोजिट एंड में डालना है। मतलब ये जो क्लोन पेपर है, अगर आपका वेक्टर आपने टेट्रासाइक्लिन में डाला है तो पहले वाले पेपर को हम डालेंगे एम्फिसिलिन मीडिया में। और अगर हमने एम्फिसिलिन मीडिया में जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला है तो पहले वाले पेपर को हम टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे। हमेशा ऑपोजिट मीडिया में डालना है। Always put the colony into opposite media where the gene of interest is inserted. सिलेक्टेबल मार्कर पे बहुत क्वेश्चन आता है, उसमें आपको समझना पड़ेगा। हमेशा कॉलोनी को ऑपोजिट मीडिया में डालिए जहां ग्रुप मीडिया लाएगा, जो ट्रांसफॉर्म वाला वेक्टर है वो जिंदा रहेगा। ओके, विल डाई। नाउ पुट द कॉलम इन द अब 2 बार हमने 2 पेपर बनाए थे। अब दोनों में से जो पहला पेपर हमने ऑपोजिट में से डाल के निकाला उसमें से एक कॉलोनी गायब हो गई। मान लो
Okay, so let us continue. Due to technical error, I guess I was uh, out of the meeting. Okay, let us start. तो जैसे ही आप अपोजिट मीडिया में डालोगे, जो एंटी एनआर की कॉलोनी है, नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट की, वो गायब हो जाएगी। मान लो हमने ऊपर जो क्लोन बनाया था वो ऐसा था एबीसी। अब देखो एबीसी क्लोन था यहाँ पे। तो मान लो इसमें एबीसी में से ए वाला जो है वो पहले एंटी एनआर मीडियम, या हमने जब उसको अपोजिट मीडिया में डाला तो वो मर गया, जिसकी वजह से क्या हमें पता चल जाएगा कि जो ए वाला है, 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जब भी हम ऑपोजिट मीडिया से मीडियम को निकालेंगे तो एक कॉलोनी मर जाएगी, और वो जो कॉलोनी होगी, मान लो यहाँ पे ए वाली है, तो ए विल बी अवर एंटी एनआर, नॉन ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। देखो तीन में से हमें एक पता चल गया, ऐसे तीन मिलेगी, एन टी एन आर, टी एन आर, टी आर। उसमें से हमें एक कॉलोनी पता चल गई कि ए वाली एन टी एन आर है। अब उसके बाद हमें उसको सेम मीडिया में डालनी है। नाउ पुट द कॉलोनी इन द सेम मीडिया हियर, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि हमने यहाँ पे केस लिया है कि हमने बैम एच वन में इंसर्शन किया है। अब बैम एच वन में इंसर्शन किया है तो सेम मीडिया होगा उसका टेट्रासाइक्लिन। तो जैसे हम उसको टेट्रासाइक्लिन मीडिया में डालेंगे तो जो ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी है वो मर जाएगी हमेशा। ये रूल है कि ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट वाली सेम मीडिया में मर जाएगी। तो सेकेंड वाले पेज को जब हम निकालेंगे तो ए के साथ बी भी मर जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा बी वाला जो था वो ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट था, एंड सी वाला जो आखिरी तक जिंदा है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हमें कौन सा चाहिए? हमें ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट चाहिए। तो जो कॉलोनी सेम मीडिया में मरती है वही हमें कॉलोनी चाहिए। तो हमने वाया दिस मेथड क्या किया, पता कर लिया कि जो बी वाला है वो हमें यही कॉलोनी इन तीनों में से चाहिए। कैसे पता किया? पहले ऑपोजिट मीडिया में डाला मैंने पेपर को, उसमें एक कॉलोनी मर जाएगी, वो होगी एंटी एनआर। जैसे ही उसको हम सेम मीडिया में डालेंगे तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जिस कॉलोनी में मरेगा सेकंड वाले में सेम मीडिया में, वही हमें कॉलोनी चाहिए होगी। ओके, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसको बायोरिएक्टर्स के थ्रू, अब हमने बैक्टीरिया के होस्ट को कल्चर कर लिया कि हाँ हमें पता चल गया है कि हमें यही बैक्टीरिया चाहिए थे क्योंकि इन्हीं में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, उस बैक्टीरिया को अब हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके वी विल ट्राई टू ग्रो देम, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में ग्रो करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। तो उसके लिए हम, ऐसा नहीं है कि हमें इसको लैब लेवल पे भी, आप टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हो, बट हम कमर्शियल स्केल पे देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें इंसुलिन हायर पीपल्स के लिए चाहिए, मतलब हाई क्वांटिटी में चाहिए। तो हमें एक ऐसे वेसल्स में बैक्टीरिया को ग्रो कराना है जहाँ पे क्रोर्स एंड क्रोर्स बैक्टीरिया की कॉलोनी हो और वो इंसुलिन दे। तो अब हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमें कौन से बैक्टीरिया ग्रो कराने हैं, उसको हम एक टैंक के अंदर ग्रो करवाते हैं। दैट टैंक इज कॉल्ड एज बायोरिएक्टर्स। ओके, इट इज, बायोरिएक्टर की डेफिनेशन, इट इज एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, इट इज एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन एक्सप्रेस इन हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। पहले तो यहाँ प्रोटीन की डेफिनेशन दी है, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन is expressed in heterologous host, it is called as recombinant protein.
ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट वी विल कल्टीवेट इट in a bioreactor to produce large quantity of products. It is large tank vessels up to 100 to 1000 लीटर, कितने की होती है, 100 से 1000 लीटर्स के बीच की ये चेम्बर्स होते हैं, एंड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कल्चर करते हैं सॉलिड लिक्विड मीडियम में टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. इट हैज एजिटेटर सिस्टम. अब बायोरिएक्टर्स के अंदर मिक्सिंग सिस्टम होता है, दैट मिक्सिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज एजिटेटर सिस्टम. सो इट हैज एजिटेटर सिस्टम कॉमा ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम, ऑक्सीजन भी उसमें डिलीवर होने वाला ट्यूब होता है. इट हैज फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम मतलब झाग, तो फोम कंट्रोल सिस्टम होता है. देन पीएच एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, एंड एट द एंड इनपुट एंड आउटपुट टैप होता है, जहाँ से अगर हमें ऐड करना हो प्रोडक्ट तो ऐड कर सकते हैं इनपुट टैप से, एंड कोई चीज़ एक्सक्रीट करनी है, रिलीज करवाना है या बाहर निकालना है, देन वी कॉल्ड इट आउटपुट टैप. ओके, now it provides suitable condition for the growth of microbe. टेम्परेचर, पीएच, इतना सब हमने क्यों रखा है, ताकि एक फिक्स टेम्परेचर और पीएच मेंटेन रह सके, ताकि बैक्टीरिया की कॉलोनी, जैसे आपको पता है बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे बेस्ट ग्रो होते हैं. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनकी नंबर कम होते जाएगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे आगे नंबर कम हो जाएगा. तो हम लोग इस वेसल्स में मेनली मेंटेन करते हैं वो नॉर्मल कंडीशन जिसमें वो ज़्यादा ग्रो कर सके. तो आप देख रहे हैं दो टैंक है हमारे पास, एनसीईआरटी में भी दोनों टैंक गिवन है. पहला है सिंपल स्टील टैंक बायोरिएक्टर एंड सेकंड है स्पार्ज स्टील टैंक बायोरिएक्टर. दो टैंक है, सिंपल स्टील टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ज स्टील टैंक बायोरिएक्टर. तो जो पहला वाला है वो सिंपल स्टील टैंक है, और दूसरा वाला जो है वो स्पार्ज टैंक है. अगर हम बात करें पहले टैंक की, तो आप देख सकते हो वहां पे एक मोटर लगी है, ये प्रेशर गॉज है, वहां एक मोटर लगी है, वो एक ब्लेड के थ्रू ऐसे फोम ब्रेकर्स लगे हैं या इम्पेलर्स लगे हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको और इसको इम्पेलर्स. यहाँ पे लेबलिंग है, वी डोंट नीड इट. व्हाट इट इज, इम्पेलर, ये देखो ये रहा, इट इज इम्पेलर्स. डन. इम्पेलर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फैन शेप के अरेंजमेंट में होता है, एंड वो रोटेट करके मूवमेंट करता है. ठीक है, मोटर पे एक ब्लेड है, ब्लेड के थ्रू इम्पेलर्स लगे हैं 3 लेवल में, और वो इम्पेलर ऐसा सर्कुलर डायरेक्शन घूम रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है. that circular direction. Okay. And this one. Now, नीचे से स्टेराइल एयर, फ्री एयर को निकालने के लिए ओपनिंग दी गई है, एंड यहाँ पे फोम ब्रेकर है, एसिड पीएच बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक गॉज दिया गया है. ओके, नाउ व्हाट हैपन, इसके अंदर बैक्टीरिया हम रख देते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट डाल देते हैं बैक्टीरिया को जो चाहिए रहता है, न्यूट्रिशन मीडिया प्रोवाइड कर दिया, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, पीएच मेंटेन कर दिया. अब उसको हम हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं, धीरे धीरे बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, और न्यूट्रिशन जो है इवनली पूरे टैंक में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए मोटर घूमते रहती है, एंड इम्पेलर भी उसके साथ साथ मूव करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवन मिक्सिंग, ऐसा कंटिन्यू वो घूमते रहेगा, तो जो भी न्यूट्रिशन है वो इवनली पूरे इस सिलेंड्रिकल टैंक में घूमता रहेगा. और फोम ब्रेक करता रहेगा. ये कौन, फोम ब्रेकर लगे हैं जो, फोम मतलब झाग, झाग क्या होता है, एक जगह पे न्यूट्रिशन कलेक्ट हो जाए,
तो झाग को बनने से रोकेगा, जिससे हर साइड के बैक्टीरिया जिधर जिधर भी पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। जबकि सेकेंड जो टैंक है वो रेक्टेंगुलर टैंक है, आप देख सकते हो, और उसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन ट्रांसफर, यहाँ पे एक नीचे की तरफ डिस्क है, और एक इम्पेलर है। इसमें एक ही इम्पेलर है, और इस डिस्क से बहुत सारे ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं। क्या रिलीज होते हैं? ऑक्सीजन के बबल्स। ओके, और ये ऑक्सीजन के बबल्स, जैसे वहां पे इम्पेलर्स मूवमेंट कराते थे न्यूट्रिशन की, तो ड्यू टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पता है गैसेस ऐसे एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये गैस ऐसा किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। यहाँ पे मैंने एरो के थ्रू दिखाया, बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीजेस द ऑक्सीजन ट्रांसफर। अभी एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन ऐसे छोटे छोटे होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, इवनली स्प्रेड हो जाएंगे ड्यू टू कोलिजन। और यहाँ पे जो काम पहले वाले में इम्पेलर करता था, वो यहाँ पे ये काम कौन करेगा, बबल्स करेगा। तो क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं तो इसमें इवन मिक्सिंग ज़्यादा होती है। प्लस यहाँ पे ऊपर ना जा पाए तो यहाँ पे एक ऐसा एक लेयर बनाया गया है, गैस एंट्रैपमेंट, ताकि ये गैस ऊपर की तरफ ना जा पाए। दिस इज गैस एंट्रैपमेंट। ओके, तो ये वाले के अंदर एक स्टीरर है, मेनली एक स्पार्ज डिश है जो बबल्स निकलता है ऑक्सीजन का, और उसके थ्रू मिक्सिंग होती है। जबकि इस वाले में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और जिसमें इम्पेलर मूवमेंट कराते हैं। जिसमें इम्पेलर करवाता है मूवमेंट, उसका हमने नाम रखा है सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर, और जिसमें गैस के बबल्स कराते हैं वी हैव नेम्ड इट स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। नाउ यहाँ पे हम दोनों भी लिखे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस समझा होगा। सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर थोड़ा सिंपल है एंड इट इज क्वाइट इजी वन, मतलब काफ़ी सिमिलर। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना हो, बजट कम हो, तो वी यूज सिंपल। एंड थोड़ा और ज़्यादा स्केल बढ़ाना हो एंड थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, वी यूज स्पार्ज टैंक। ज़्यादा अच्छा दोनों में से स्पार्ज टैंक होता है। स्टील टैंक के अंदर थोड़ा सा मिक्सिंग कम होती है अच्छे से, बिकॉज इम्पेलर रेस्ट्रिक्टेड है दो डायरेक्शन में। यहाँ पे बबल्स टेट्रा डायरेक्शनल या चारों डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे चार डायरेक्शन में मूवमेंट होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा अच्छी इवन मिक्सिंग होती है। ओके, तो दो टाइप का फर्मेंटेशन है, बैच फर्मेंटेशन एंड कंटिन्यूअस कल्चर या ओपन सिस्टम। अब प्रोडक्ट हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक बैच फर्मेंटेशन टुकड़ों में, दूसरा कंटिन्यूअसली हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले बैच सिस्टम, इसमें क्या है, द कंडीशन आर सेटअप वंस एंड नॉट चेंज फ्रॉम आउटसाइड। इसमें एक बार कंटिन्यूअस, चाहे वो आप स्टील टैंक बायोरिएक्टर यूज कर रहे हो, चाहे वो स्पार्ज टैंक, जो भी कंडीशन आपने बैक्टीरिया वगैरह डाल दिया, एक बार बायोरिएक्टर शुरू हो गया तो वो जब तक प्रोडक्ट बना के सारा खत्म नहीं करेगा तब तक आप उसमें ना कुछ ऐड कर सकते हो ना ही कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो द कंडीशन आर सेटअप वंस and not changed from outside. After the end of the product, it is clean and new batches are added. जैसे ही वो एंड हो जाए उसके बाद उसको साफ करके नए बैच में ऐड कर देते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में इन दिस सिस्टम द यूज मीडिया इज ड्रेन्ड, इसमें जो भी यूज मीडिया है वो ड्रेन आउट करते हैं फ्रॉम वन साइड एंड द फ्रेश वन इज एडेड फ्रॉम अदर। In this system, the used media is drained out from one side and the fresh one is added from other. इसके अंदर कंटिन्यूअसली अगर हमें लग रहा है प्रोडक्ट थोड़ा बन गया है तो हम उसको निकाल लेते हैं। मान लो 10 ml 100 लीटर का था, हमने 10 लीटर निकाल लिया, तो हम ऊपर से 10 लीटर ऐड भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, हमें ऐसा रुकना नहीं पड़ता है कि जैसे बैच के अंदर क्या था, एक बार प्रोडक्ट डाल दिया, वो जब तक पूरा ना बने हम उसमें ना ऐड कर सकते हैं ना प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं। बट कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या होता है, आप ऊपर से नया एडिशन भी कर सकते हो मटेरियल का और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकाल भी सकते हो। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर से हम
देर तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि बैच में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको मेंटेनेंस को लगता है. तो in this system, the used media is drained out from one side and the fresh one is added from the other. Hence, it exists in log phase. जितना ज़्यादा बैक्टीरिया log phase में रहता है उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट देगा. It is used to obtain high product. Now, downstream processing, it is a process which is done after fermentation stage when the desired product इन बायोरिएक्टर इस डन. जब बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम निकाल के साफ सुथरा करके मार्केट में जब तक लाते हैं, इस प्रोसेस को डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं. इट इज अ प्रोसेस विच इज डन आफ्टर फर्मेंटेशन स्टेज व्हेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज रिकवर्ड बायोरिएक्टर से and is purified. The major downstream process include separation and purification. जो major process है वो है separation और purification of desired products. अब इसमें एग्जांपल है फर्मेंटर्स हैं, उसने प्रोडक्ट बनाया, हमने उसको सेपरेट किया वाया दिस स्टेप इज कॉल्ड सेपरेशन स्टेप. अब उसके बाद हमने क्या किया, लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस थे, दोनों को सेपरेट किया, सेपरेशन स्टेप. फिर हमने उसको ड्राई किया प्रोडक्ट को, क्रोमेटोग्राफी यूज़ की और फिर डिस्टिलेशन किया और उसको हमने प्यूरिफाई कर लिया. आफ्टर प्यूरिफिकेशन हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, सर्टन प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड. और क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्रिजर्वेटिव्स इसलिए क्योंकि हम लोग लिखते हैं मैन्युफैक्चर्ड एट दिस डेट एंड विल एक्सपायर ऑन दैट दिस एंड दैट एक्स 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 डेट. तो ये जो एक्स डेट है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव की लाइफ 1 साल है तो वो प्रोडक्ट भी 1 साल चलेगा. तो दिस प्रिजर्वेटिव वी ऐड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज और शेल कैपेसिटी और इट्स लाइफ लाइन, इट्स लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. ओके, तो दिस इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें तुम्हें याद रखना है प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन और उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना. ये मेजर प्रोसेस हैं डाउनस्ट्रीम के. अब यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं और उनकी साइज दी है, मतलब कितने केबी में आप डीएनए फ्रैगमेंट्स को, कितने केबी में आप डीएनए के जो पेयर्स हैं या बेस पेयर्स हैं वो इंसर्ट कर सकते हो. पहला है प्लाज्मिड, उसमें 0.5 to 8 केबी किलो बेस तक हम इंसर्ट कर सकते हैं. सेकेंड है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. तो बैक्टीरियोफेज के अंदर हम बेसिकली 9 to 23 केबी ऑफ जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉस्मिड. कॉस्मिड जो है वो 30 to 40 किलो बेस पेयर्स ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल लोड हो सकता है उसके अंदर. तो प्लाज्मिड में सबसे कम होता है 0.5 to 8, बैक्टीरियोफेज में होता है 9 to 23, कॉस्मिड में होता है 30 to 40 केबी. वहीं BAC and YAC are advanced vector which are artificially made from E. coli vector. Now BAC stand for bacterial artificial chromosome. Okay, 50 to 500 kb. कितना है, 50 to 500 kb. एंड YAC का जो है वो है 250 to 1000 kb. YAC का कितना है, 250 to 1000 kb किलो बेस पेयर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं. मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट इतने साइज का इसके अंदर आराम से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. BAC का फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC का ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ये कॉमनली यूज हुए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर भी. ठीक है. नाउ शटल वेक्टर. व्हाट आर शटल वेक्टर्स? इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल वेक्टर which can replicate in both prokaryotes and यूकैरियोट्स, जो दोनों में रेप्लिकेट करने के लिए कैपेबल हो. जैसे हमने देखा प्लाज्मिड के लिए हम बैक्टीरिया के लिए हम प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, एनिमल के लिए हम रेट्रोवायरस यूज कर रहे हैं डिसार्म्ड फॉर्म में, एंड प्लांट्स के लिए हम टीआर प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं. अगर हमें एक ही बैक्टीरिया है जो हम प्लांट्स और एनिमल में यूज करते हैं या प्रो या यूकैरियोटिक्स में यूज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ शटल वेक्टर. एक शटल वेक्टर का एग्जांपल है YEP, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड. ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड. और दूसरा है
टीआई प्लाज्मिडिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट्स में भी यूज हो सकता है, तो प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं, और बैक्टीरिया के अंदर भी यूज हो सकता है जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। तो वाईईपी और टीआई प्लाज्मिड जो है ये किसके एग्जांपल है? शटल वेक्टर के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, फिर एक टॉपिक है नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, अगर हमें ढूंढना हो कितने मिलेंगे। तो अगर वो सर्कुलर डीएनए होगा, और एक केस होगा वो लीनियर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए मतलब प्रोकैरियोट्स का ही डीएनए, तो उसमें जितना फ्रैगमेंट दिया हो कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट इफ इट हैज 2 रेस्ट्रिक्शन साइट, 3 रेस्ट्रिक्शन साइट, जितने रेस्ट्रिक्शन साइट दिए हैं उतने ही फ्रैगमेंट बनेंगे। तो मान लो अगर आपको नीचे क्वेश्चन में दिया है कि एक साइट है सर्कुलर डीएनए की, इस पे 4 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं फॉर एन एक्स एंजाइम, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट। तो ये एक सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए के अंदर साइड कितनी है? 4, तो प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा? फ्रैगमेंट इज इक्वल टू एन, एन इज द नंबर ऑफ साइट, तो 4 साइट है तो 4 ही फ्रैगमेंट मिलेंगे। पर अगर वो लीनियर डीएनए रहा, मतलब सर्कुलर की जगह स्ट्रेट रहा, तो हमेशा फ्रैगमेंट एक ज्यादा मिलता है लीनियर में, एंड उसका फॉर्मूला है n+1। दैट फ्रैगमेंट इज कॉल्ड n+1, where n is equal to number of restriction site of a particular enzyme, where n is the number of restriction site of a particular number। तो एग्जांपल दिया है मैंने, if there are 4 sites of ECOR1 in a circular as well as linear DNA, अगर 4 साइट्स हैं ECOR1 और ECOR1 के on circular and linear DNA, how many find out the fragments, arrange them in जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और कितने बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो भी बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में n इज इक्वल टू 4 दिया है, n मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो सर्कुलर डीएनए में n इज इक्वल टू 4 फॉर्मूला होता है, ये देखो फ्रैगमेंट इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 4 हमें फ्रैगमेंट ढूंढना है। तो जितना सर्कुलर में फ्रैगमेंट्स उतने होंगे जितना रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, तो 4 साइट दी है तो सर्कुलर में 4 हो जाएगा, लीनियर में n+1, तो मतलब n+1 कितना हो जाएगा? 4+1 5, और बैंड्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, एक मिलेगा 4 KB का और एक मिलेगा 5 KB का। ओके, एक और क्वेश्चन है, टू फ्रैगमेंट्स हैविंग साइट 2 and respectively cuts DNA of 5 KB and 10 KB respectively, find the number of fragments and bands। 10 KB लीनियर डीएनए, 5 KB सर्कुलर डीएनए ऐसा लिखा है। तो फ्रैगमेंट्स कितने मिल जाएंगे? 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है दोनों की, तो सर्कुलर में आपको 2 फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि फ्रैगमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन सर्कुलर डीएनए, वेयर एज फ्रैगमेंट्स इज इक्वल टू n+1 इन सर्कुलर लीनियर डीएनए। तो लीनियर में आ जाएगा n+1 3, एंड सर्कुलर में आ जाएगा n मतलब 2, और बैंड्स कितने आएंगे? 2 अगेन, 3 बैंड्स मिलेंगे लीनियर के 10-10 KB के, एंड 2 बैंड्स मिलेंगे 5-5 KB के सर्कुलर के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, वी हैव एंडेड द चैप्टर। आई होप आपको समझा हो। प्लीज रीड द नोट्स। इन टुमारोज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। हमने कुछ फ्रैगमेंट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। डन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।